everyone, I'm back with another video. With final exams just around the corners, it's time to buckle up. So in this series, we'll go through different question papers from past few years for different subjects to help us to identify the important topics. So the subject which we have chosen today is international business, and let's see and analyze the question paper. Basically, 5 questions were asked, 4 questions में internal choices थी, fifth question was something like write a short note on any 2 or 3 of these points. आपको 5 और 6 उसके parts दिए हुए थे, उसमें से हमें 2 या 3 का आंसर करना था. So the first question asked is what role does the cultural environment of a country play in international business decision, and explain with examples. और हमें mention करना है cultural dimension considered by Great Hofstede in this context. सो रोल क्या होता है कल्चरल एनवायरनमेंट का इंटरनेशनल बिजनेस में, इसको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे. सबसे पहले होता है कम्युनिकेशन स्टाइल, क्योंकि different countries and different people of different countries prefer different communication styles. So culture affects how people communicate, direct, indirect, formal और informal. जैसे हम example ले सकते हैं, very important for international businesses, we have to give examples in each and every case possible. So here communication styles का हम Japanese और German example ले सकते हैं कि जो German people हैं उनको direct और precise communication form prefer करते हैं, while Japanese indirect rely करते हैं non-verbal cues पर. So जो बिजनेस स्टाइल या स्ट्रेटेजी आप जर्मन में फॉलो करोगे, जरूरी नहीं है कि वो आपका जापान में भी उतना ही सक्सेसफुल हो. सेकेंड इज कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि कल्चरल वैल्यूज इन्फ्लुएंस बाइंग पैटर्न्स. जैसे कि इंडिया में गोल्ड को एक हम कल्चर रिलीजियस सिग्निफिकेंस से देखते हैं, तो मार्केटिंग अगर गोल्ड ज्वेलरी की कर रहे हैं तो एज अ सिंबल ऑफ वेल्थ एंड ट्रेडिशन इफेक्टिव होगा इंडिया में. पर वेस्टर्न कंट्रीज में गोल्ड को या फिर ज्वेलरी को एज अ सिर्फ फैशन एक्सेसरीज देखा जाता है. तो this was another important point to consider is consumer behavior. Workplace dynamics, understanding local work culture is essential for human resource management. जैसे कि अगर हम यूएस में देखा जाए तो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स आर सेलिब्रेटेड, और चाइना में देखा जाए तो कलेक्टिविज्म एंड ग्रुप हार्मनी को प्रायोरिटाइज किया जाता है. तो परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम इफेक्टिव हो सकता है यूएस में, जबकि टीम बेस्ड सिस्टम इंसेंटिव्स इफेक्टिव रहेगा चाइना में. फोर्थ पॉइंट इज मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग. इसका हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि मैकडी बहुत अच्छे से ग्लोबल मेन्यू को फॉलो करती है, क्योंकि जैसे मैक आलू टिक्की आपका इंडियन वेजिटेरियन और स्पाइसी फॉर्म में इंडिया के मार्केट्स में बिकती है. सेम टेरियाकी बर्गर्स जापान में मिलते हैं टू मैच लोकल टेस्ट एंड कल्चर नॉर्म्स. अब हमें देखना है कि ग्रेट हॉफस्टेड के कल्चर डायमेंशंस क्या थे. बेसिकली ये एक डच सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 6 कल्चर डायमेंशंस आइडेंटिफाई किए थे दैट इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें से पहला था आपका पावर डिस्टेंस इंडेक्स. तो द डिग्री टू विच लेस पावरफुल मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट पावर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनइक्वली अनइक्वली. एग्जाम्पल है इसका कि मलेशिया में काफी हाई होता है, इंडिकेटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ हेराइकल स्ट्रक्चर्स. लो इन डेनमार्क, मतलब वहां पे इक्वलिटी प्रेफर करते हैं. इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, तो यहाँ पे प्रेफरेंस फॉर लूजली नेट सोशल फ्रेमवर्क वर्सेस टाइटली नेटवर्क. तो जैसे यूएस में हाईली इंडिविजुअलिस्ट है और एंड जापान लीन टुवर्ड्स कलेक्टिविज्म. इसके एग्जाम्पल्स है मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी का हम देख सकते हैं, प्रेफरेंस फॉर अचीवमेंट, हेरोइज्म एंड मटेरियल रिवॉर्ड्स सच एज वर्सेस कॉपरेशन एंड क्वालिटी. इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि जापान स्कोर हाई इन मस्कुलिनिटी एंड स्वीडन इज मोर फेमिनाइन. अनसर्टेनिटी एंड अवॉइडेंस इंडेक्स आपका फोर्थ फैक्टर है, डिग्री टू विच मेंबर्स ऑफ अ कल्चर फील अनकंफर्टेबल विद ambiguity and uncertainty. जैसे कि Greece has high UAI, uncertainty avoidance index, showing कि it needs more rules and structure. सिंगापुर का कम होता है UAI, indicates openness to change. Long term versus short term orientation, focus on future rewards versus respect for tradition fulfilling social obligations. Short term. China आपका long term orientation पे focus करता है, जबकि USA tends towards short term. Then आपका आता है indulgence versus restraint. The extent to which people try to control their desires and impulses. Mexico में is indulgent and Russia is more restrained. इस सेम क्वेश्चन का ऑप्शन क्वेश्चन हमारे पास था कि एक्सप्लेन हाउ सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड इंटरवेंशंस एंड व्हाई आर द एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स मोर डिफिकल्ट टू क्लाइमिनेट देन क्वांटिटेटिव बैरियर्स सच एज टैरिफ्स, एंड ऑल्सो स्टेट एज टू व्हाई इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव बैरियर्स लाइक टैरिफ एंड कोटास हैड reduced over a period of time.
सबसे पहले हमने देखना है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव बैरियर्स इन ट्रेड इंटरवेंशंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स क्या होते हैं, वो नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट थ्रू कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके कुछ एग्जांपल या कुछ वे देख सकते हैं जिसकी वजह से जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स लगाते हैं। सबसे पहला है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। Imports must get special licenses that are limited and hard to obtain. Standard and technical regulations कर सकते हैं. Strict health and safety and environmental standards can be used to delay or deny market access. कस्टम प्रोसीजर्स कर सकते हैं हम, कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं या फिर स्लो कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस कर सकते हैं विच कैन इंक्रीज द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रेडिंग। लेबलिंग एंड पैकेजिंग पे रूल्स कर सकते हैं। कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कॉम्प्लिकेशंस बर्डन फॉर फॉरेन फर्म्स। अब हमने सेकंड पार्ट देखना है इस क्वेश्चन का कि व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स आर हार्डर टू एलिमिनेट, क्योंकि ये हिडन नेचर के होते हैं। These barriers are often disguised as necessary regulations, not over and protectionist tool. Sovereignty क्योंकि कंट्रीज को जस्टिफाई कर सकती है एज द पार्ट ऑफ देयर राइट टू प्रोटेक्ट हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे कि अनलाइक टैरिफ्स देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी मेकिंग नेगोशिएशंस difficult to quantify क्योंकि impact is very less visible and harder to measure than tariffs or quotas। अब हमें बताना है कि why quantitative barriers have reduced, क्योंकि WTO के regulations आ गए हैं। World Trade Organization के multilateral trade agreements under WTO aim to reduce tariff and quota। Globalization की वजह से भी countries अब mutual benefit पे believe करते हैं। Rise of FTAs जो आपकी free trade agreement हो रही हैं वो काफ़ी बढ़ गया है, इसके वजह से भी हमारा quantitative barriers reduce हो रहे हैं। Focus on non-tariff barriers, as tariff reduce countries resorted to subtler forms like administrative barrier, क्योंकि हम tariff and quotas reduce कर रहे हैं इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स को कंट्री ज्यादा प्रेफर कर रहा है। Second question that was asked was explain the transition of international monetary system from the gold standard to the Bretton Woods era and also evaluate the working of institutions established under Bretton Woods agreement। So हमें ट्रांजिशन देखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट का। तो सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड आपका 1870 टू 1914 तक चला था, जिसमें कि करेंसी को हम डायरेक्टली लिंक करते थे गोल्ड से। इससे इंश्योर होता था स्टेबल एक्सचेंज रेट एंड रिड्यूस्ड इन्फ्लेशन। फेल ड्यू टू इनफ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग इकोनॉमिक शॉक्स लाइक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे एंड ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड पे। फिर आपका आता है इंटरवॉर पीरियड जो कि 1918 टू 1944 रहा था। इसमें countries try to return to gold standard but failed due to economic instability and competitive devaluations। फिर आपका आता है ब्रेटन वुड सिस्टम 1944 टू 1971, जिसमें कि इंट्रोड्यूस किया जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विद US डॉलर्स एज द सेंट्रल करेंसी एंड कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड एट $50 per ounce। तो क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। की इंस्टीट्यूशंस क्या थे इसमें? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो कि मेंटेन करता था एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को, प्रोवाइड करता था शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एड टू कंट्रीज विद हेल्प ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स के साथ, प्रमोट मॉनेटरी कॉपरेशंस। सेकंड की इंस्टीट्यूशन था वर्ल्ड बैंक जो कि प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और फोकस करता है पॉवर्टी को रिडक्ट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो अब इसका इवैल्यूएशन क्या निकलेगा कि सक्सेसेस स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, प्रिवेंटेड कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन एंड हेल्प यूरोप रीबिल्ड। लिमिटेशंस क्या है कि ओवर रिलायंस ऑन द US डॉलर लीडिंग टू इम्बैलेंसेस एंडेड इन 1971 व्हेन द US सस्पेंडेड गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी। सेम क्वेश्चन का पार्ट हमें पूछा गया था ऑप्शन में was Porter's theory of national competitive advantage is a hybrid theory which blends the traditional country-based theories that emphasize factor endowment with the firm-based theories that focus on action of individual firms. Explain this statement and illustrate your answer with suitable examples. So जो पॉटर्स की थ्योरी थी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज बेसिकली अ हाइब्रिड थ्योरी, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स को मर्ज करता है। वो दोनों एलिमेंट कौन कौन से हैं? पहला तो कंट्री बेस्ड थ्योरीज और फॉर्म बेस्ड थ्योरीज। कंट्री बेस्ड थ्योरीज लाइक एडम स्मिथ के ले सकते हो या एब्सोल्यूट एडवांटेज या फिर डेविड रिकार्डोस कंपैरेटिव एडवांटेज विच एम्फसाइज नेचुरल रिसोर्सेज, स्किल लेबर और अदर फैक्टर्स एनवायरमेंट अवेलेबल इन कंट्री। आपका फर्म बेस्ड थ्योरीज लाइक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी बाय माइकल पॉटर हिमसेल्फ विच फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक एक्शंस एंड इनोवेशन कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल फर्म। तो पॉटर्स की जो थ्योरी नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो इन दोनों थ्योरीज को मर्ज करके बताती है। सो पॉटर ने प्रपोज किया था डायमंड मॉडल को टू एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन इंडस्ट्रीज विद इन पर्टिकुलर नेशन आर मोर कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनली देन अदर्स। 4 की डिटर्मिनेंट्स थे इनके डायमंड मॉडल में। पहला है फैक्टर कंडीशन जो कि इंक्लूड करता है बोथ बेसिक एंड एडवांस। बेसिक में आपका नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, डेमोग्राफिक्स, एडवांस में आपकी टेक्नोलॉजी, स्किल, लेबर, रिसर्च इंस्टीट्यूट फैक्टर्स होते हैं। तो कि ये कंट्री बेस्ड एलिमेंट है आपका। फिर आपका डिमांड कंडीशन इसका सेकंड डिटर्मिनेंट था, जिसमें ये नेचर ऑफ होम मार्केट, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, सोफिस्टिकेटेड एंड डिमांडिंग लोकल कस्टमर्स, प्रेशर फर्म्स टू इनोवेट। ये फर्म बेस्ड और कंट्री बेस्ड एलिमेंट पे डिपेंड करता है। रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, द प्रेजेंस ऑफ कैपेबल
locally based suppliers and related industries that are internationally competitive. Fourth key determinants हैं इसके firm strategies, structure and rivalry. The way companies are created, organized and managed, and the nature of domestic rivalry. Intense domestic competition breeds innovations. हाइब्रिड नेचर के हम एग्जांपल्स ले सकते हैं. सबसे पहला है आपका जापान का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. फैक्टर कंडीशन क्या क्या थे? क्योंकि जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए उन्होंने हाईली इन्वेस्ट किया था स्किल लेबर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज पे. डिमांड कंडीशंस कहते हैं जापानीज कंज्यूमर आर वेरी क्वालिटी कॉन्शियस एंड डिमांड इनोवेशन. रिलेटेड इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग बेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टील इंडस्ट्री सपोर्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग. फर्म की स्ट्रेटेजी और राइवलरी कैसी थी कि फियर्स डोमेस्टिक कंपटीशन, क्योंकि टोयोटा वर्सेस होंडा एंड वर्सेस निसान पुशेस फर्म्स टू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट क्वालिटी. कंक्लूजन क्या निकलता है कि जापान की ऑटोमोबाइल सक्सेस हुई है ड्यू टू बोथ नेशनल एनवायरमेंट एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन ऑफ इनोवेटिव फर्म्स शोकेसिंग देयर हाइब्रिड नेचर. सेकंड, हम सिलिकॉन वैली जो कि टेक इंडस्ट्री यूनाइटेड स्टेट के एग्जांपल ले सकते हैं. इसके फैक्टर कंडीशन क्या क्या थे कि हाईली एजुकेटेड वर्कफोर्स थी, टॉप यूनिवर्सिटीज एंड एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. डिमांड कंडीशन क्योंकि यूएस कंज्यूमर्स आर अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, स्ट्रॉन्ग वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम, रिसर्च लैब्स एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटीग्रेशंस. इसके राइवलरी एंड फर्म स्ट्रेटेजी क्या थी कि हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव अमंग फर्म्स लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव्स कंटिन्यूअस इनोवेशंस. इसका कंक्लूजन क्या है कि यूएस टेक डोमिनेंस इज नॉट जस्ट because of natural resource but also due to firm level innovations and conducive national environment. Third question which was asked is explain the trading principles of WTO and what are the main pillars of agriculture agreement of WTO and what is India's position on the various aspects of agriculture agreement of WTO discuss. Basically there are 3 sub questions in the same question, so let's answer them one by one. The first part of this question is trading principles of WTO. So WTO जो कि आपका World Trade Organization है is built on a set of fundamental principles aimed at promoting fair, open and predictable trade among member nations. इसमें क्या क्या include करता है? Non-discrimination, most favored nation, and WTO member must treat all trading partners equal. National treatment, imported and locally produced goods should be treated equal after the foreign goods enter the market. Free trade through negotiations, reduction on trade barriers, tariff, quotas, subsidies through round of negotiations. Predictability, with binding commitment on tariff and policies to ensure stability of business, promoting fair competitive competition. WTO discourage unfair practices like dumping, export subsidies and excessive domestic support. Encouraging development, special provisions and flexibilities are given to developing and least developed countries. आपके मेन पिलर्स क्या है एग्रीमेंट के ऑफ ऑन एग्रीकल्चर AOA? तो द WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर adopted during the Uruguay round 1995 aims to reform global agriculture trade. It is structured around 3 main pillars जो कि है पहला है आपका मार्केट एक्सेस, सेकंड इज डोमेस्टिक सपोर्ट, थर्ड इज एक्सपोर्ट सब्सिडीज. तो मार्केट एक्सेस में क्या है कि रिप्लेसिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स विद टैरिफ, commitment to gradually reduce these tariffs and special safeguard measures allowed to protect domestic farmers and from import surges. डोमेस्टिक सपोर्ट कैसे कैटेगराइज्ड एज ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स. ग्रीन बॉक्स में क्या है कि परमिटेड सब्सिडीज विद मिनिमल ट्रेड डिसॉर्टिंग इफेक्ट्स दैट इज रिसर्च एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. एम्बर बॉक्स में ट्रेड डिसॉर्टिंग सब्सिडीज दैट आर सब्जेक्ट टू रिडक्शन कमिटमेंट. ब्लू बॉक्स में सब्सिडीज लिंक टू प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम्स अलाउइंग अंडर सर्टेन कंडीशन. एक्सपोर्ट सब्सिडीज में क्या था कि मेंबर्स आर कमिटेड टू रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड क्वांटिटीज ऑन सब्सिडाइज्ड एक्सपोर्ट्स. तो इंडिया की पोजीशन क्या है ऑन द एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर? इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री हैज एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग कंसर्न अबाउट AOA पर्टिकुलरली इस फॉलोइंग एरियाज में. मार्केट एक्सेस में किस बात पे उन्होंने कंसर्न दिखाया इंडिया ने? इज इंडिया हैज ओपनड अप इट्स मार्केट टू एन एक्सटेंट बट रिमेन्स कॉशियस ड्यू टू सेंसिटिव ऑफ इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर. Support special safeguard mechanism SSM to protect farmers from input surges and price falls. Domestic support में क्या किया है कि India provide minimum support price MSPs and public stock holdings for food security. Face challenges as WTO rules cap subsidies at 10% of value agriculture production, but India argues for flexibility under food security needs. India advocates for updating the reference price base year currently 1986 to 88, which makes current subsidies look inflated. Export subsidies, India does not provide direct export subsidies. Instead, it support through schemes like transport assistance, which are sometimes challenged by developed countries. Food security concern में क्या बोला कि Indian champions the cause of public stock holding for food security purpose, seeking a permanent solution within WTO. India played a lead role in securing Peace Clause 2013 Bali package, which protects developing country from legal action from breaching subsidy limits with a permanent solution is negotiated. इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट और चॉइस क्वेश्चन था अपने पास. एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस, सपोर्टिंग देम विद एग्जांपल, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन.
taking a regional economic arrangement of its choice, evaluate its success in terms of relative economic gains and cost for trading partners. बेसिकली लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस, तो 5 मेन लेवल्स होते हैं. पहला होता है आपका फ्री ट्रेड एरिया, देन आता है आपका कस्टम यूनियंस, देन कॉमन मार्केट, एंड देन इकोनॉमिक यूनियन, एंड देन पॉलिटिकल यूनियन. वी गोना सी वन बाय वन. सो फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है कि कंट्रीज रिमूव टेरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स अमंग देमसेल्फ बट मेंटेन इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसीज विद इन नॉन मेंबर्स. जैसे कि इसका एग्जांपल है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. बेनिफिट्स क्या होती है कि इंक्रीज ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन, लोअर प्राइसेस होता है कंज्यूमर को, एक्सेस टू अ लार्जर मार्केट. कॉस्ट क्या है कि रिस्क ऑफ ट्रेड डिफ्लेक्शन, गुड्स एंटरिंग बोथ द लोएस्ट टैरिफ कंट्री, एंड लॉस ऑफ टैरिफ रेवेन्यू. कस्टम यूनियन में क्या होता है कि फ्री ट्रेड एरिया प्लस कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी टुवर्ड्स नॉन मेंबर्स. इसके बेनिफिट क्या होते हैं? यूनिफाइड एक्सटर्नल पॉलिसी इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ग्लोबली एंड प्रिवेंट्स ट्रेड डिफ्लेक्शन. कॉस्ट requires coordination of external tariffs, limits individual countries' freedom in trade negotiation. कॉमन मार्केट जहाँ पे कस्टम यूनियन प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर और कैपिटल अमंग द मेंबर स्टेट्स. इसका एग्जांपल यूरोपियन यूनियन है. एंड बेनिफिट्स है कि मोर एफिशिएंट एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, मोर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होता है. कॉस्ट ग्रेटर नीड ऑफ पब्लिक हार्मोनाइजेशन एंड पॉसिबल ब्रेन ड्रेन फ्रॉम पुअरर टू रिचर मेंबर स्टेट्स. इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है कि कॉमन मार्केट के साथ साथ कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, दैट इज टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसी. इसका एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन, पार्शियल इकोनॉमिक यूनियन. इसके बेनिफिट क्या होते हैं? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू हार्मोनाइज्ड पॉलिसीज एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक गवर्नेंस. कॉस्ट क्या होता है? लॉस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक सॉवरेनिटी एंड कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्प्लायंस. पॉलिटिकल यूनियन में क्या होता है? इकोनॉमिक यूनियन प्लस यूनिफाइड पॉलिटिकल सिस्टम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बेनिफिट होता है कंप्लीट पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, एनहेंस्ड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस. कॉस्ट आपका कंप्लीट लॉस ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी एंड रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी. Case study about European Union. So European Union is one of the most advanced example of regional economic integrations. Let's assess its economic gains and cost. तो gain क्या क्या हुआ था? Trade increase हुआ था, common currency euro रखा था, तो eliminated exchange rate risk for eurozone countries, facilitating price transparency and cross border trade. Mobility था, free movement होते थे people, goods, services and capital. Investment growth क्योंकि increased FDI within the member state. Policy support, weaker economic benefit from EU structure funds and development programs. Cost, क्योंकि लॉस हुआ था यहाँ पे मॉनेटरी सॉवरेनिटी का, यूरोजोन मेंबर्स कांट सेट इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट रेट. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी क्योंकि रिचर कंट्रीज लाइक जर्मनी बियर मोर फाइनेंशियल बर्डन ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. माइग्रेशन प्रेशर था, ईस्ट टू वेस्ट लेबर माइग्रेशन क्रिएट्स अ सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशन. फोर्थ इज रेगुलेटरी ओवरहेड. यूनियन पॉलिसीज मे नॉट सूट ऑल कंट्रीज. सेम क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन था कि हमें डिस्टिंग्विश करना था बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एफडीआई और एक्सप्लेन करना था कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद एफडीआई फॉर बोथ होम एंड होस्ट कंट्रीज. तो बेसिकली क्या डिफरेंस होते हैं अपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एफडीआई में? हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन द सेम इंडस्ट्री अब्रॉड एज इन द होम कंट्री. और वर्टिकल एफडीआई में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इन द फॉरेन कंट्री. पर्पस क्या होता है एफडीआई हॉरिजॉन्टल एफडीआई का? टू एक्सपेंड द मार्केट रीच इन अनदर कंट्री. वर्टिकल का क्या होता है कि टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट और गेन रिसोर्स एडवांटेज. नेचर क्या होता है हॉरिजॉन्टल का कि डुप्लीकेशन ऑफ डोमेस्टिक ऑपरेशन इन फॉरेन कंट्री. वर्टिकल में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस अक्रॉस कंट्रीज. हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल है कार कंपनी इन यूएस ओपनिंग अ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन जर्मनी. वर्टिकल का एग्जांपल है यूएस कार कंपनी इन्वेस्टिंग इन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मेक्सिको. हॉरिजॉन्टल का मोटिवेशन होता है आपका मार्केट सीकिंग, वर्टिकल का मोटिवेशन होता है एफिशिएंसी सीकिंग और रिसोर्स सीकिंग. तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है सेम डिपार्टमेंट दूसरे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना दूसरे कंट्रीज में, हॉरिजॉन्टल होता है. और वर्टिकल में क्या होता है? किसी भी प्रोसेस का एक पार्ट कहीं सेटअप कर देना. जैसे अगर कोई कार कंपनी है यूएस की तो उसने कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स अपने मैक्सिको में सेट कर दिया. और हॉरिजॉन्टल में कि कार कंपनी ने एक ब्रांच ही अपनी मैक्सिको में ओपन कर दी. दैट इज कंसिडर्ड एज हॉरिजॉन्टल एफडीआई. Now the benefit and cost of FDI for the host country. The country receiving FDI उसको क्या benefit या क्या cost incur करता है? तो benefit क्या हो सकता है कि capital inflow होता है, much needed foreign capital for development, employment generation, create jobs specially in manufacturing and services. होस्ट कंट्री के लिए तो बेनिफिट है, कैपिटल का भी इनफ्लो हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल स्किल्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एक्सपोर्ट बूस्ट होता है आपका, इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी लीडिंग टू मोर एक्सपोर्ट्स. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एमएनसीज में इन्वेस्ट इन रोड्स, पोर्ट्स और एनर्जी फॉर ऑपरेशनल नीड्स. इसमें कॉस्ट क्या क्या होता है कि प्रॉफिट रिपार्टीशन, प्रॉफिट आर ऑफन सेट बैक टू द होम कंट्री.
थ्रेट टू लोकल फर्म, क्योंकि डोमेस्टिक फर्म्स में स्ट्रगल टू कॉम्पिटिट विद लार्ज एमएनसीज. कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है आपका, रिस्क ऑफ कल्चरल इरोजन ड्यू टू फॉरेन प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज. Environmental concern, some firms may exploit weak environmental regulations. And over dependence हो जाता है कि reliance on FDI can hurt domestic economy in the long term. अब देखते हैं फॉर होम कंपनी, जो इन्वेस्टिंग कंट्री है उसको क्या बेनिफिट या क्या कॉस्ट इनकर्ड करेगी. तो बेनिफिट क्या होगा कि हाँ, न्यू मार्केट का एक्सेस होगा, कॉस्ट एफिशिएंस होगा क्योंकि लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट बाय रीएलोकेटिंग लेबर इंटेंसिव पार्ट ऑफ बिजनेस. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में इंक्रीज करेंगे वो, हायर प्रॉफिट्स मिलेगा. कॉस्ट क्या होगा कि जॉब लॉस, क्योंकि एक प्रोडक्शन शिफ्ट करेंगे अब्रॉड में, लीड टू डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट. टेक्नोलॉजी लीकेज होगा क्योंकि आपकी एडवांस नो हाउ मे बी ट्रांसफर टू फॉरेन कॉम्पिटिटर्स. डिक्लाइन होगा आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में. और बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी कंसर्न रहेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म आउटफ्लो होगा ऑफ कैपिटल एंड कैन इम्पैक्ट करंट अकाउंट बैलेंस. So moving to the last question, that is write a note on the following. Basically we have to write on any three of the following. So there are 5 options given to us. First is implications of totalitarianism versus democracy for international business, components of countries' BOP statement, contractual modes of entry in international business, anti-dumping duties, and dispute settlement mechanism under WTO. So the first one, totalitarianism. Centralized control होता है with limited political freedom. Government can intervene heavily in business and restrict FDI and impose arbitrary regulations. Risk of expropriation, censorship and corruption. इसका example best North Korea हो सकता है. Implications, high political risk होता है for foreign investors and difficult for contract enforcement and intellectual property protection. Democracy क्या होता है कि political प्लेरलिज्म होता है, फ्री इलेक्शन होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होता है एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्टेबल लीगल सिस्टम होता है. इम्प्लीकेशंस क्या है कि फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है विद प्रेडिक्टेबिलिटी एंड लीगल प्रोटेक्शन. हाउएवर पॉलिसी चेंजेस may occur with a change in government. Second part of this question is component of BOP statement. So BOP is a record of all economic transaction between a country and the rest of the world. तो current account basically क्या होता है, ट्रेड बैलेंस शो करता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के डिफरेंसेस. सर्विस, टूरिज्म, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट इंक्लूड करता है. प्राइमरी इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वेजेस. सेकेंडरी इनकम, रेमिटेंस एंड फॉरेन एड इंक्लूड करता है. कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स, दैट इज डेब्ट फॉरगिवनेस या माइग्रेंट ट्रांसफर. फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होते हैं, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट्स एंड रिजर्व एसेट्स. एरर एंड ओमिशन क्या होता है, टू एंश्योर बैलेंस ड्यू टू डिस्पेंसरीज. हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस in the question. And contractual modes of entry क्या क्या हो सकती हैं. सबसे पहले आपकी लाइसेंसिंग. A company permits a foreign firm to use its intellectual property. इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि डिज्नी ने लाइसेंस दिया है इट्स कैरेक्टर टू फॉरेन मर्केंडाइज मेकर्स. फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, ग्रांटिंग राइट टू यूज ब्रांड प्रोसेस एंड इसका बेस्ट एग्जांपल मैगडी होगा. Turnkey projects, companies set up a plant and hand it over when ready to operate. Common in construction and oil refineries. Management contracts, इसमें a firm manages a foreign business for a free. Example, hotel chains like Hilton managing hotels owned by the local. Anti-dumping duties क्या होती है कि dumping that means selling goods in foreign market at a lower prices than home market or production cost. Anti-dumping duties are tariff imposed to protect domestic industries from such unfair pricing. Purpose क्या होता है, market डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करना, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना एंड एंश्योर फेयर कंपटीशन. इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है कि इंडिया ने इम्पोज करता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन चाइनीज स्टील एंड केमिकल्स टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज. द लास्ट पार्ट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अंडर WTO. तो कोर पार्ट WTO के लीगल फ्रेमवर्क में आता है टू एंश्योर पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशनल मेंबर्स. सो की फीचर्स क्या होते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, इनिशियल 60-day डिस्कशन फेस होता है, पैनल एस्टेब्लिशमेंट होता है. इफ अनरिजॉल्व अ पैनल इज फॉर्म टू हियर द केस, appellant body members can appeal the panel's discussion. Implementation होता है, losing country must compile or face retaliations. Importance क्या है कि maintain a rule based trade system, ensure compliance and prevent trade wars. एग्जाम्पल है इसका US EU का डिस्प्यूट हुआ था ओवर बोइंग एंड एयरबस सब्सिडीज was settled through WTO DSM. That is dispute settlement mechanism. So this was all about the PYQ of international business. So let's meet in the next video. Tada, bye bye.